अच्छा, बिना किसी लंबी चर्चा के हम सीधे आज के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज हम 13 अप्रैल 2026 के जिन करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं ना, और उनके पीछे का व्हाई और हाउ समझना किसी भी एग्जाम के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। और आज का हमारा जो सीक्वेंस है वो बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया है। हम सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर जमीन पर चल रहे सामाजिक सुधारों तक जाएंगे। हर एक फैक्ट अपने आप में एक कंप्लीट नैरेटिव है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया से जहां अभी कल ही एक बहुत बड़ा खालीपन आया है। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी का निधन हो गया। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी क्षति है। सही बात है। इनका जाना सिर्फ एक आवाज का जाना नहीं है, बल्कि एक पूरे एरा का एंड है। एग्जैक्टली और यहाँ पर सिर्फ उनकी लेगेसी को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके करियर के उन माइलस्टोन्स को देखना जरूरी है जहां से सीधे एग्जाम में सवाल उठते हैं। आशा जी का करियर एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक आर्टिस्ट खुद को लगातार रीइन्वेंट करता है। देखिए, साल 2000 का वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस साल उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, और साथ ही सिंगर ऑफ द मिलेनियम की उपाधि भी दी गई थी, राइट? बिल्कुल सही। और इसके बाद 2008 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी उन्हें प्रदान किया गया। आर्टिस्ट के रूप में ये रिकॉर्ड मिला था। लेकिन सच कहूं तो 12,000 से अधिक गाने, वो भी 20 से ज्यादा भाषाओं में। हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। वही ना, इसके पीछे उनकी वोकल रेंज और भाषाओं पर जो पकड़ थी ना, उसका बहुत बड़ा हाथ था। यही वो पॉइंट है जहां उन्हें बाकियों से अलग खड़ा किया जाता है। हाँ। और इस वर्सिटैलिटी को पहचाना था हमारे नेशनल अवार्ड्स ने। उन्हें 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। पहला 1981 में आई फिल्म उमराव जान के उस आइकॉनिक गाने दिल चीज क्या है के लिए, और दूसरा 1987 में फिल्म इजाजत के गाने मेरा कुछ सामान के लिए। एग्जैक्टली। ये दोनों ही गाने क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक का एक बेहतरीन फ्यूजन थे। इसे अगर ध्यान दिया जाए तो 20 अलग अलग भाषाओं में गाने गाकर आशा जी ने सांस्कृतिक रूप से भारत की विविधता को एक थ्रेड में पिरोया था। और भाषा ही वो मीडियम है जो हमारे देश में कानून और आम नागरिक के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहीं से हमारी एक और मुख्य घटना सामने आती है। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन द्वारा हमारे संविधान का सिंधी भाषा में एक डिजिलॉट एडिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ स्टूडेंट्स को डिजिलॉट फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसका मतलब होता है एक ड्यूअल लैंग्वेज फॉर्मेट। एक ही पेज पर ऊपर हिंदी या इंग्लिश होती है और ठीक उसके नीचे सिंधी भाषा होती है। इसका मुख्य मकसद ये है कि सिंधी बोलने वाले नागरिक अपने अधिकारों को अपनी मातृभाषा में समझ सकें। क्योंकि कानून की भाषा अक्सर इतनी जटिल होती है कि आम इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता ना। बिल्कुल। तो यहाँ क्लास के लिए एक टेक्निकल सवाल बनता है कि सिंधी भाषा शुरुआत से हमारे संविधान की 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची का हिस्सा तो थी ही, तो आखिर इस भाषा को कब और कैसे जोड़ा गया? इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या था? ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। शुरुआत में 8वें अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सिंधी 15वीं भाषा बनी, जिसे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के जरिए जोड़ा गया था। मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। हाँ, उस समय के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के दौर में ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रोविजंस दिए गए हैं। एक और रोचक तथ्य बताऊं, इस नई डिजिलॉट एडिशन में सिंधी भाषा की 2 स्क्रिप्ट्स यूज की गई हैं। देवनागरी और अरेबिक सिंधी। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये लगातार कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहा है। क्या बात है! यही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का असर है जो चीजों को इतना आसान बना रहा है। अच्छा, अब इन जमीनी कानूनी मुद्दों से निकलकर सीधा आसमान की तरफ चलते हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, जो 10 अप्रैल 2026 को सेफली पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास स्प्लैश डाउन कर चुका है। 50 साल बाद यानी 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार किसी ह्यूमन मिशन ने चंद्रमा का चक्कर लगाया है। और इस मिशन ने कई नए बेंचमार्क सेट किए हैं। इसने अपोलो 13 का वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब ये पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला मैन्ड मिशन बन गया है। हाँ, इसमें 4 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैंसन भी थे ना,
जो पहले नॉन अमेरिकन यानी कैनेडियन एस्ट्रोनॉट है। बिल्कुल, जेरेमी हैंसन, और उनके साथ क्रिस्टीना कॉक, जो चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम तो विशेष रूप से हाईलाइट करना है। यहाँ एक पुशबैक दिमाग में आता है स्टूडेंट्स, जब मून पर लैंड ही नहीं करना था, सिर्फ एक चक्कर लगाकर वापस आना था, तो इस $100 बिलियन के प्रोजेक्ट का आखिर जस्टिफिकेशन क्या है? सिर्फ ऑर्बिट करने के लिए इतनी बड़ी कॉस्ट? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। असल में आर्टेमिस 2 कोई टूरिज्म फ्लाइट नहीं थी, ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट था। इस मिशन में ओरायन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया। जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे, 20,000 डिग्री! ये तो सूर्य की सतह से भी कई गुना ज्यादा गर्म है। एग्जैक्टली। तो इस टेम्परेचर पर कैप्सूल की हीट शील्ड कितनी कारगर है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, ये सब टेस्ट करना 2027-28 में आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए जरूरी था, क्योंकि आर्टेमिस 3 में एक्चुअल मून लैंडिंग होगी और वहीं बेस आगे चलकर मार्स मिशंस के लिए फ्यूल स्टेशन और लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। तो ये $100 बिलियन एक चक्कर के नहीं, बल्कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के फाउंडेशन के थे। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है! ओरियन कैप्सूल की वो हीट शील्ड वाकई फिजिक्स का चमत्कार है। एक तरफ हम आसमान में ग्लोबली कोलैबोरेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स अब अपना फोकस भारत के यूथ पर कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डाविडॉफ ने अपना पहला लोकल इंडियन ब्रांड एम्बेसडर आहान पांडे को बनाया है। डेविडॉफ की लेगेसी का देखा जाए तो इसके फाउंडर जीनो डेविडॉफ थे और इनका 1988 में आया कूल वाटर परफ्यूम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। इनकी पेरेंट कंपनी कॉटी इंक है। हाँ, फंदे को चुनना कोई तुक्का नहीं है। ये सीधा सीधा भारत के जेन जी और मिलेनियल मार्केट को कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी है। लग्जरी ब्रांड्स अब समझ चुके हैं कि उन्हें इंडियन कंज्यूमर्स को उनके ही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अप्रोच करना पड़ेगा, और इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और मार्केटिंग के फ्यूजन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड अभी चल रहा है। चलिए क्लास को थोड़ा जगाते हैं और पिछले कुछ समय के सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स को एक पिंग पोंग स्टाइल में रिवाइज करते हैं। हाँ चलो, रेडी। तृप्ति डिमरी, विक्टोरियाज सीक्रेट, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का इंडियनाइजेशन। प्रियंका चोपड़ा और बेंटली मोटर्स, ग्लोबल लग्जरी के साथ इंडियन रॉयलिटी का टच। शाहरुख खान और कल्याण ज्वेलर्स, मास ट्रस्ट और पैन इंडिया अपील। यशस्वी जायसवाल और CEAT टायर्स, अग्रेसिव और रिलायबल परफॉर्मेंस। सुदर्शन पटनायक और सेंसस 2027। सैंड आर्ट के जरिए हर आम आदमी तक विजुअल मैसेज पहुंचाना। सानिया मिर्जा, द ड्रीम कंपनी और एलन सॉली। विमेन एम्पावरमेंट और सेकेंड इनिंग सक्सेस। जसप्रीत बुमराह और यूनिक्लो। सिंपल, फोकस्ड और हाईली इफेक्टिव अप्रोच। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और परप्लेक्सिटी AI। प्रिसिजन और स्पीड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हरमनप्रीत कौर और पंजाब नेशनल बैंक। बैंकिंग सेक्टर में रिलायबिलिटी दिखाना। शफाली वर्मा और हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। हरियाणा की छोरियों के लिए एक रोल मॉडल। रोहित शर्मा और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। एक अनुभवी लीडर के रूप में। अचिंता शरद कमल और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 28वां एडिशन। टेबल टेनिस के वेटरन को रिस्पेक्ट देना। और आखिर में सचिन तेंदुलकर और UN रोड सेफ्टी। क्योंकि सड़क सुरक्षा पर जब क्रिकेट का भगवान बोलता है तो देश रुक कर सुनता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे टाई अप्स सिर्फ चेहरे नहीं हैं, इनके पीछे एक डीपली रिसर्च्ड कंज्यूमर साइकोलॉजी काम कर रही है। एकदम। अब इन मॉडर्न ब्रांड्स और इनकी साइकोलॉजी से थोड़ा पीछे चलते हैं उस दौर में जहां भारत का असली चरित्र और सामाजिक ताना बाना बुन रहा था। बैसाखी जो कल यानी 14 अप्रैल 2026 को आने वाली है, ये सिर्फ किसान और फसल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका ऐतिहासिक और सामाजिक वजन बहुत भारी है। 1669 में बैसाखी के ही दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। गुरुजी ने जिन 5 प्यारों को अमृत चखाया था, उनके नाम थे दया सिंह, भरम सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह। ये 5 लोग अलग अलग जातियों और अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। ये असल में उस जमाने का सबसे बड़ा कास्ट बैरियर तोड़ने वाला इवेंट था। इसके साथ ही 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बैसाखी के ही दिन हुआ था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी थी। खालसा पंथ का वो इगैलिटेरियन यानी सबको बराबर मानने वाला अप्रोच
आगे चल के कई समाज सुधारकों का आधार बना। और यहीं से हम जुड़ते हैं 11 अप्रैल 2026 को आई महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 200वीं जयंती से। ज्योतिबा फुले जी का काम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। 1873 में उन्होंने पुणे में सत्यशोधक समाज यानी ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की, जिसका बेसिक मकसद समाज के दबे कुचले वर्ग को ब्राह्मणवादी शोषण से आजाद कराना था। शिक्षा के मामले में भी उनका योगदान अनुपम है। हाँ, 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे के भेड़वादा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था ना। एग्जैक्टली, क्योंकि वो समझते थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी समाज का चक्का आगे नहीं बढ़ेगा। उनकी जीवन के एक इंसिडेंट क्लास को बताता हूँ। अगर आज की टेक लैंग्वेज में समझा जाए तो उसे एक रेवोल्यूशनरी ओपन सोर्स मूवमेंट कहा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, उस दौर में जब छुआछूत अपने चरम पर था, उन्होंने अपने घर के पानी का टैंक यानी हौज सभी जातियों के लिए ओपन कर दिया था। जैसे आज किसी प्रीमियम सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए फ्री कर दिया जाए, वैसे ही उन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट को मोनोपोलाइज होने से रोका था। क्या बेहतरीन कंपैरिजन है। वाकई इस निष्काम और निडर सेवा के कारण ही 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। और हाँ, उनकी लिखी हुई किताब गुलामगिरी का संदर्भ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप है। उन्होंने ये किताब उन अमेरिकियों को समर्पित की थी जो उस वक्त गुलामी यानी स्लेवरी के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था और अमेरिका की स्लेवरी के बीच एक पैरेलल ड्रॉ किया था। बिल्कुल। अगर उनके जीवन को और गहराई से समझना हो तो 1974 में धनंजय कीर द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफी एक मास्टर सोर्स मानी जाती है। एक तरफ भारत के अंदर एक सदियों पहले से ये सामाजिक सुधार चल रहे हैं और आज हम लोकतंत्र के इस मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की तस्वीर देखिए, वहां बिल्कुल अलग ही हाल है। हाँ, वहां लोकतंत्र लगातार वीक हो रहा है। मिन आउंग हलाइंग अब ऑफिशियली म्यांमार के 11वें राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ मैकेनिज्म समझना जरूरी है कि आखिर एक मिलिट्री चीफ खुद को प्रेसिडेंट क्यों डिक्लेयर कर रहा है। 2021 में वहां सेना ने तख्ता पलट यानी कू किया था। तब से मिन ऑन्ग हलाइंग मिलिट्री चीफ के रूप में रूल कर रहे थे। और अब 15 साल बाद मिलिट्री पोस्ट छोड़कर उन्होंने सिविलियन टाइटल ले लिया है। सही बात है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकने और सैंक्शन से बचने की एक कोशिश है ताकि उन्हें एज ए लेजिटिमेट हेड ऑफ स्टेट देखा जाए। इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भारत पर सीधा पड़ता है। म्यांमार की राजधानी नायपीडो है और करेंसी क्यात है। पर सबसे क्रिटिकल फैक्ट ये है कि भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, राइट? एकदम सही। जब वहां आंतरिक अशांति होती है तो यहां बॉर्डर सिक्योरिटी और रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाता है। वहां के संविधान में एक प्रोविजन ये भी है कि पार्लियामेंट में 25% सीट सिर्फ मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड है। ये वहां के शाम डेमोक्रेसी को पूरी तरह एक्सपोज करता है। और इसी अशांति का असर मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा पर भी दिखता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है। यही वजह है कि 10 से 12 अप्रैल तक मॉरिशस में 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी IOC इतना क्रिटिकल हो जाता है। तो इस डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है इस बार? थीम है कलेक्टिव स्टुअर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस यानी हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें भाग ले रहे हैं। पर इस कलेक्टिव स्टुअर्डशिप का आखिर प्रैक्टिकली मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि कोई एक देश, खासकर चाइना जैसी विस्तारवादी ताकत, पूरे ओशन पर अपना दबदबा नहीं जमा सकती। भारत यहाँ अपने सागर विजन को पुश कर रहा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काम करता है ना? बिल्कुल, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर भी वही मॉरिशस में स्थित है जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। डिप्लोमेसी की इन बारीकियों से निकलकर अब जरा फील्ड पर चलते हैं, जहां भारत का डोमिनेंस डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि फिजिकल और टेक्निकल है। शुरुआत करते हैं मंगोलिया के उलान बातार में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 से। यहाँ जो फिगर्स आए हैं ना, वो स्पोर्ट्स साइंस और फेडरेशन की बदलती स्ट्रैटेजी का एक शानदार रिजल्ट है। असल में ये एक एनोमली लगती है, पर ये सालों की मेहनत है। इंडियन विमेन्स बॉक्सिंग टीम ने यहाँ 100% सक्सेस रेट अचीव किया है। 10 बॉक्सर्स टूर्नामेंट में गईं और 10 की 10 मेडल जीतकर वापस आई हैं।
ये दिखाता है कि हमारा ग्रास रूट्स लेवल ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोग्राम कितना सॉलिड हो चुका है। इनमें से 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है। नोट कीजिएगा, 48 केजी कैटेगरी में मीनाक्षी हुडा, 54 केजी में प्रीति पवार और 60 केजी में प्रिया गर्ग और 70 केजी में अरुंधति चौधरी। पुरुष वर्ग में भी विश्वनाथ सुरेश ने 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। टोटल टैली पर नजर डालें तो काजाख्स्तान पहले नंबर पर रहा, पर भारत ने 16 मेडल्स के साथ दूसरा स्थान पक्का किया है। ये डोमिनेंस सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम में भी साफ दिख रही है। 2026 में हमारे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के 10 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक कंसेप्चुअल सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, 2004 में आरटीजीएस आया जिसमें 2 लाख की मिनिमम लिमिट थी। फिर 2010 में आईएमपीएस आया जिसने इंस्टेंट ट्रांसफर दिया। 2012 में रुपे आकर कार्ड इकोसिस्टम लाया। जब 2010 से ही इंस्टेंट पेमेंट आईएमपीएस के रूप में मौजूद था, तो 2016 में यूपीआई आकर ऐसा क्या चमत्कार कर गया कि आज पूरी दुनिया, मतलब 10 साल बाद भी इसकी मिसाल दे रही है। यही सबसे फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है। देखो, आईएमपीएस इंस्टेंट जरूर था, पर उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत फ्रिक्शन वाला था। आपको बैंक ऐप खोलना है, बेनिफिशियरी ऐड करना है, लंबा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है और फिर ऑथेंटिकेशन का इंतजार करना है। हाँ, वो कूलिंग पीरियड वाला चक्कर। एग्जैक्टली। यूपीआई ने बैकएंड पर एनपीसीआई के जरिए इस पूरे प्रोसेस को डीकपल कर दिया। उन्होंने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए या मोबाइल नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और उसे इंटरऑपरेबिलिटी के साथ जोड़ दिया। यानी अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में है और आपका एचडीएफसी में, तो मुझे एसबीआई का ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से सिर्फ एक पिन डालकर सीधे आपको पैसे भेज सकता हूं। बिल्कुल। ये जो पुश एंड पुल आर्किटेक्चर था, इसने पेमेंट्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजने जितना आसान बना दिया। और इस आसानी का इम्पैक्ट डेटा में साफ झलकता है। सिर्फ जनवरी 2026 के महीने में यूपीआई पर 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आज ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट मार्केट में सिर्फ भारत अकेले 49% शेयर होल्ड करता है। और आईएमएफ तक ने इसे मान लिया है कि स्केल और सिक्योरिटी दोनों के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत सिस्टम है। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लेवल पर सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसका अडॉप्शन कितना मास लेवल पर होता है। सही बात है। चलिए क्लास, अब चूंकि हमने कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को कवर कर लिया है, फोकस बिल्कुल मेंटेन रखना है। अब कल के यानी 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स का एक सुपर फास्ट रिविजन करते हैं। हर पॉइंट पर एक कीवर्ड रिकॉल होना चाहिए। रेडी? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम में बर्फ में फंसे लोगों के लिए इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हिम सेतु। भारत और इजिप्ट की सेनाओं के बीच अशास में हुई एक्सरसाइज साइक्लोन। मुंबई में शुरू होने वाली देश की पहली ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया फेज बनेगी। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री अबू हासिम खान का निधन। इंडोनेशिया का सिलसिलेवार फटने वाला ज्वालामुखी माउंट सेमेरो। इसके अलावा बीपीसीएल के नए सीएमडी के रूप में संजय खन्ना की नियुक्ति। 1 ट्रिलियन टर्नओवर का लेवल पार करने वाली देश की पहली एफएमसीजी कंपनी बनी अमूल। 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे। 2001 में बनी बॉडी एनएसटीएफडीसी का 25वां स्थापना दिवस। और एक आर्कियोलॉजिकल खोज, महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर मिले प्राचीन जलाशय जो उस समय के वाटर मैनेजमेंट को दर्शाते हैं। ब्रिलियंट। इन सभी बातों के बीच आज के सेशन को रैप अप करते हुए एक बहुत गहरा कॉन्ट्रडिक्शन दिमाग में आता है, जिस पर आराम से सोचिए। एक तरफ हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हम ओरायन कैप्सूल के हीट शील्ड के सहारे 28,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलकर चांद के पार नए बेस बना रहे हैं। हम टेक्निकल बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, पर वही दूसरी तरफ जमीन पर आज 200 साल बाद भी हमें महात्मा ज्योतिबा फूले के उन्हीं सामाजिक आदर्शों के लिए लड़ना पड़ रहा है, ताकि समान अधिकार और बराबरी हर इंसान तक पहुंचे। अंतरिक्ष की रेस हम जीत रहे हैं, पर सामाजिक इक्वालिटी की रेस आज भी बाकी है। असली विकास तो वही होगा ना, जहां आसमान की ऊंचाई और जमीन की बराबरी दोनों एक साथ चले। किसी फालतू बात के इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल नए तथ्यों और नए डीप डाइव के साथ।